हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल्स में एक्सरसाइज 3.3। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आप ये स्टार्ट करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के बेसिक वाले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि एक सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, मेजर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, उन सबको हमने पहले डिस्कस करके रखा है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे एक बार उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सेंटर है, सेंटर ओ। ठीक, इसमें मैं एक रेडियस ले लेता हूँ ओ ए और ओ बी। ठीक है, ये दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, यानी कि ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब देखो, हमें चीज सीखना है एक सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल। ठीक, तो देखो एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी एक सेंट्रल एंगल है। क्यों सेंट्रल एंगल है? क्योंकि ये थीटा है, देखो सेंटर का पॉइंट है ओ। ठीक, सेंटर में एंगल बन रहा है, ये सेंट्रल एंगल है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सेंट्रल एंगल अगर हमारा 30 है तो ये जो आर्क बन रहा है यहाँ पर, ये आर्क बन रहा है, आर्क ए बी, एक ए बी की मेजरमेंट भी कितनी रहेगी, 30 डिग्री रहेगी। ठीक है, यानी कि सेंट्रल एंगल और उसके सामने जो आर्क बनता है उन दोनों का मेजरमेंट इक्वल रहता है। ये थीटा 30 डिग्री है तो आर्क ए बी भी 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, हमें समझ में आ गया सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या कैसे कैसे रहता है, यानी कि अगर सेंट्रल एंगल और ये आर्क दोनों इक्वल रहते हैं, ये समझ में आया। अब उसके बाद आर्क क्या होता है, देखो ये जो पूरा सर्कल है, सर्कल में इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट आर्क है, लेकिन ये जो बाकी का बड़ा वाला पार्ट बचा हुआ है ये भी आर्क है। तो इस छोटे वाले पार्ट को हम कहते हैं माइनर आर्क, माइनर यानी कि छोटा, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है यहाँ से इतना, ये इसे कहते हैं हम मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क, मेजर आर्क समझ में आया। ठीक, अब एक और चीज़ है कि एक सर्कल जब बनता है तो ये कितने डिग्री का होता है, सर्कल हमेशा एक 360 डिग्री का होता है। ओके, तो यानी कि ये 30 डिग्री है इतना, तो बाकी का कितना रह जाएगा, 360 माइनस 30 करेंगे, फिर 360 माइनस 30, तो हमें इस बड़े वाले यानी कि मेजर आर्क का मेजरमेंट पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा 330 डिग्री। ठीक है, 360 माइनस 30 330, ये इतना मेजर ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क कितना रहेगा, 330 डिग्री रहेगा। ओके, उसी तरीके से ये सेंट्रल एंगल हो जाएगा मेजर आर्क का, तो ये भी कितना रहेगा, 330 डिग्री। ओके, होप समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर्टी, हमारे थ्योरम्स क्या थे, देखो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। इसमें हमें 2 थ्योरम पढ़ना है। बेसिकली थ्योरम एक ही है, दूसरा वाला थ्योरम उसका कन्वर्स है, उसका उल्टा है। ठीक है, देखो थ्योरम क्या दिया हुआ है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि कॉर्ड्स क्या बोला, कॉर्ड समझ में आया क्या? ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर ओ ए और ओ बी टच कर रहे हैं, तो ओ ए बी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो एक स्ट्रेट लाइन से, तो क्या रहेगा, ये ए बी जो है, ये लाइन मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ आप सभी को कि मान लीजिए कि एक सेंटर है, सेंटर से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एंगल, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। मैंने ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सर्कल के 2 पॉइंट्स को लाइन टच कर रही है, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन एक कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड भी मैंने बेसिक वाले वीडियो में समझाया था आपको, देखो वो एक कॉर्ड है। तो यहाँ क्या बोला है, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ देखो इस सर्कल में सेंटर है बी और आर्क ए पी सी, ये एक आर्क है, यहाँ से इतना ए पी सी, फिर बी सी भी एक रेडियस है, बी डी भी एक रेडियस है, बी ई भी रेडियस है और ए भी एक रेडियस है। ठीक है, सेंटर से सर्कल को एक पॉइंट पर ज्वाइन किए हैं सभी ने, ए बी, बी सी, बी डी और बी ई रेडियस है। उसके बाद ए और सी को ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से, तो ए सी एक कॉर्ड है, डी और ई को ज्वाइन कर दिया तो डी ई एक कॉर्ड है। अब आर्क क्या है, ए पी सी एक आर्क है,
डी क्यू ई भी एक आर्क है। तो इसमें बोला है, ये थ्योरम हमें बताता है कि अगर ए पी सी और डी क्यू ई ये दोनों आर्क्स आर्क ए पी सी और आर्क डी क्यू ई अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क एपीसी का कॉर्ड है AC और आर्क DQE का कॉर्ड है DE। तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि देखो हमें गिवन में दिया है आर्क APC कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DQE। अगर आर्क APC और DQE दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या है इसका AC और इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है DE। तो ये दोनों कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। प्रूफ में हमें यही बोला AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DE, AC ये वाला और DE ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? देखो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क बताता है कि द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि एक सर्कल में, ठीक है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि अगर arc APC is congruent to arc DQE, arc APC is congruent to arc DQE, then we can say कि AC is congruent to DE, AC is congruent to DE, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझे तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका कन्वर्स क्या दिया हुआ है कि थ्योरम करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ क्या बोला था, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू, यहाँ क्या बोला, करस्पॉन्डिंग आर्क्स, ठीक है। मतलब कि इसमें दिया हुआ है PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RS, कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड RS। अगर ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है PMQ और इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है RNS। तो ये दोनों आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। इतना ही समझना था हमें इस थ्योरम में, इस प्रॉपर्टी में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है पॉइंट्स GDE, गिवन में देखो क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स GDEF आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर C। यानी कि सर्कल है जिसका सेंटर C है, उस पे पॉइंट्स DGEF क्या है D। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है पॉइंट्स GDEF आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर C। यानी कि इस सर्कल में सेंटर C है और पॉइंट GDEF क्या है, कॉनसाइक्लिक है। कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है एक ही सर्कल पे सारे पॉइंट्स रहना, ठीक है। पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक है। उसके बाद बोला एंगल ECF इज 70 डिग्री, एंगल ECF यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री है। ओके, अब हमें फाइंड करने बोला है। और देखो मेजर ऑफ आर्क DGF, मेजर ऑफ आर्क DGF, ये पूरा आर्क कितना है, इस पूरे आर्क का मेजरमेंट है 200 डिग्री। कितना है, 200 डिग्री। ओके, उसके बाद फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DE कहाँ है, यहाँ से इतना, ये वाला आर्क हमें फाइंड करना है। और उसके बाद मेजर ऑफ आर्क DEF, फिर यहाँ से DEF, यहाँ से इतना भी फाइंड करना है। ओके, ये पूरा आर्क हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि अगर देखो एंगल ECF 70 डिग्री है तो मेजर ऑफ आर्क EF कितना होगा, मेजर ऑफ आर्क EF will be equal to एंगल ECF। ओके, ऐसा रहेगा। देखो जितना ये एंगल रहेगा उतना ही ये आर्क भी रहेगा कि नहीं, जी बिल्कुल रहेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें ये थ्योरम यही बोलता है कि सेंट्रल एंगल जितना रहता है उतना ही उसका मेजर ऑफ आर्क भी रहता है। ओके, हमारा मेजर ऑफ आर्क कितना आया, मेजर ऑफ आर्क EF विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ठीक है, समझ में आया इतना, हम इतना ही लिखेंगे। ओके, क्योंकि एंगल ECF क्या है, सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल। ओके, एंगल ECF एक सेंट्रल एंगल है, देयरफॉर हमारा मेजर ऑफ आर्क EF भी 70 डिग्री आएगा। ये भी कितना आएगा, 70 डिग्री। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क DE फाइंड करना है। कैसे करेंगे, DE यहाँ है, हमें देखो DGF ये इतनी की वैल्यू पता है और ये EF की वैल्यू पता है, तो हम DE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे सम ऑफ
measure of all arcs of a circle कितना होता है एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम मेजर ऑफ आर्क DGF प्लस मेजर ऑफ आर्क EF करे, EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DE कर दे, मेजर ऑफ आर्क DE करें तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 360 डिग्री। ठीक है, हमारे पास DGF की वैल्यू है 200 प्लस मेजर ऑफ आर्क EF की वैल्यू है EF है 70 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DE हमारे पास नहीं है तो इसको एज इट इज लिखते हैं। मेजर ऑफ आर्क DE एज इट इज लिखो, इक्वल टू कितना आएगा? 360 डिग्री क्या आएगा? ओके, इक्वल टू 360। अब देखो 200 प्लस 70 कितना होगा? 270 प्लस मेजर ऑफ आर्क DE कितना आया? 360। ओके, अब मेजर ऑफ आर्क DE एज इट इज लिखो और ये 360 प्लस 270 है, माइनस 270 हो जाएगा तो कितना होगा? बचेगा 90, यानी कि मेजर ऑफ आर्क DE कितना आया? मेजर ऑफ आर्क DE है 90 डिग्री। ओके, समझ में आया? ये कितना है? ये इतना है 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या फाइंड करने बोला? DE फाइंड हो गया हमारा। D के बाद बोला है मेजर ऑफ आर्क DF यानी कि DEF, यहां से इतना फाइंड करो। ठीक है, ये पूरा DEF ये पूरा फाइंड करना है। ये कैसे करेंगे? देखो, इसमें DE और EF दोनों मिलके आ रहे हैं तो अगर हम करें मेजर ऑफ आर्क, ठीक है, यहां पर करता हूं मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क, अच्छे से लिख लेता हूं जरा, प्लस मेजर ऑफ आर्क EF तो कितना आएगा? तो आएगा मेजर ऑफ आर्क DEF हो जाएगा। ओके, मेजर ऑफ आर्क DEF होगा। ठीक है, DE कितना है हमारे पास? DE है 90 डिग्री प्लस EF है 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा? मेजर ऑफ आर्क DEF। ओके, तो 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री। ओके, यानी कि मेजर ऑफ आर्क DEF कितना आया? अच्छे से लिख लेता हूं, मेजर ऑफ आर्क DEF इज 160 डिग्री। ओके, देखो पहली चीज हमें मेजर ऑफ आर्क DE फाइंड करनी थी। DE हमने फाइंड किया, कितना आया? 90 डिग्री। ओके, उसी तरीके से DEF भी फाइंड करना है। ये कितना आया? 160 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। QRS ये वाला ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि QR, QS और RS तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे। फिर हमें प्रूफ करने बोला आर्क RS कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR, यानी कि आर्क RS ये वाला आर्क और QS ये वाला आर्क और QR ये वाला आर्क, तीनों आर्क भी कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूफ करके दिखाओ। उसके बाद दूसरी चीज बोला मेजर ऑफ आर्क QRS इज 240 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क QRS इतने का मेजरमेंट कितना रहेगा? 240 डिग्री। ये दो चीज हमें प्रूफ करनी है। तो पहली चीज की ओर बढ़ते हैं। पहली चीज कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, आर्क RS कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR। ये पहली चीज प्रूफ करने के लिए हमें देखो सबसे पहले क्या गिवन दिया है कि ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, गिवन से स्टार्ट करो तो हमको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर ये ट्राइंगल QRS एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर QR लिखेंगे हम, देयरफॉर सेगमेंट QR will be equal to segment RS, segment
आर एस इक्वल टू सेगमेंट क्यू एस, ओके, सेगमेंट क्यू एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले आर एस है तो क्या लिखते हैं हम, पहले आर एस लिख दो। ठीक है, पहले आर एस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है क्यू एस, तो हम यहाँ पहले क्यू एस लिख लेते हैं। ठीक है, देखो आर एस क्यू एस फिर क्यू आर की तरफ आओ, क्यू आर। ओके, अगर ये तीनों सेगमेंट सेम है तो हमें देखो एक थ्योरम दिया था कि क्या बोला था कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ congruent chords are congruent। ठीक है, ये एक चीज बताई थी हमें कि अगर ये कॉर्ड तीनों कॉर्ड आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क, इसका करस्पॉन्डिंग आर्क और इसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो वही चीज हम लिखते हैं, अगर ये तीनों सेगमेंट यानी कि ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो हम लिख पाएंगे कि कॉर्ड क्यू आर है ना, आर एस लिखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉर्ड आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू आर। ओके, ये हम लिख सकते हैं बाय दिस थ्योरम। लिखते हैं देयरफॉर आर्क क्या है, पहले आर एस, तो हम ये वाला लिखेंगे, आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर एस के बाद क्या है क्यू एस, तो ये वाला हो जाएगा, क्यू एस कॉर्ड यहाँ है, उसका करस्पॉन्डिंग आर्क यहाँ है, कॉर्ड आर्क क्यू एस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, उसके बाद क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का करस्पॉन्डिंग आर्क ये है क्यू आर। ओके, समझ में आया, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हमने कर दी प्रूफ। ठीक है, लिखेंगे इसके बाद हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पहली चीज तो हमारी हो गई। अब सेकंड पे आते हैं, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 240 डिग्री। क्या है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू 240 डिग्री। तो अगर देखो ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं आर्क आर एस इक्वल टू, लिखते हैं मेजर ऑफ आर्क आर एस इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। ओके, हम इन सभी को देखो, ये आर एस क्यू एस और क्यू आर इक्वल है, ठीक है, जितना ये रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, उतना ही ये भी रहेगा। तो हम इन तीनों को अगर कंसिडर कर ले एक्स, ठीक है, मान लेते हैं कि लेट, इनको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 360। क्यों 360? सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज 360। एक सर्कल 360 डिग्री का बनता है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है, इसको ले लिया x, तो x प्लस ये भी x है प्लस ये भी x है, ठीक है, तीनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। क्यों ऐसा आंसर आना चाहिए? क्योंकि सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। ओके, ये रीजन लिखेंगे तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 360। ओके, तो x इक्वल्स 360 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, क्या आया 120। तो एक x की वैल्यू आई 120। मान लीजिए कि ये एक x था, है ना, यही कंसीडर किया था हमने कि RS और QS और QR एक x है, ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा और ये भी x रहेगा। तो x की वैल्यू है 120, तो ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो क्या प्रूव करना था, मेजर ऑफ आर्क QRS, मेजर ऑफ आर्क QRS कैसे बनाए, देखो QRS, उसमें QR और RS दो आर्क आ रहे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे, ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS, QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS। ठीक है, QR हमारे पास है 120, उसी तरीके से RS भी है 120, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 240। 240 फिर क्या आया, मेजर ऑफ आर्क
आर एस। ओके, समझ में आया? ओके, यहाँ से क्यू आर एस, ये 120, ये 120, दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 240। ओके, समझ में आया? इसी तरीके से हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये सेकंड चीज जो हमें प्रूव करनी थी वो भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर दिया है, फिर बोला है कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, यानी कि ये वाला लाइन ए बी, कॉर्ड ए बी और लाइन सी डी, कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी कॉन्ग्रुएंट है। फिर 2 प्रूफ में दिया है आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, आर्क ए सी ये इतनी और बी डी ये इतना कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखो, सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करो, लिखो कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड सी डी। ओके, ये चीज हमें गिवन है, गिवन लिख लिए। ओके, अब उसके बाद देखो, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, उनका करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? क्योंकि हमें थ्योरम पढ़ा था हमने कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अगर ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी का कॉर्ड है ए सी बी और सी डी का कॉर्ड है सी बी डी, है ना? तो ये ए सी बी और सी बी डी ये इतना भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो वही लिखते हैं। देयरफॉर आर्क ACB is congruent to arc CBD। इसका रीजन क्या लिखेंगे? लिखेंगे corresponding arcs of congruent chords are congruent। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो आर्क ए सी बी कैसे बना है। आर्क ए सी बी में आर्क ए सी और सी बी ये दो चीज आई हुई है, तो इसको हम अलग करके लिखते हैं, आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी। ओके, ए सी बी में ए सी और सी बी को अलग अलग करके लिखे। उसी तरीके से आर्क सी बी डी में भी आर्क सी बी और बी डी अलग अलग बने हुए हैं, तो लिखते हैं आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी। ओके, आर्क सी बी और आर्क बी डी, सी बी डी में सी बी और बी डी मिलके बने हुए, इनको अलग अलग करके लिखा। तो अब यहाँ देखो, आर्क सी बी और आर्क सी बी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो बचा क्या? बचा सिर्फ आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। ओके, यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, बहुत ही आसानी से हो गया। आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। ओके, बहुत ही कम स्टेप्स में फटाक से जल्दी से सॉल्व हो गया। ठीक है, और इसी तरह से कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।